जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तथा कहीं ना कहीं आप अपने अंग्रेजी क्लास का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास में कंसंट्रेट होकर बैठ जाएं और क्लास को पूरा फोकस क्लास में आपका होना चाहिए और अधिक से अधिक बच्चों के बीच में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नारेशन बहुत कठिन है या इसमें बहुत दिक्कत होती है, उनको आसान भाषा में यह जानकारी उपलब्ध हो सके। इसलिए आइए बच्चों, आइए क्लास शुरू करते हैं। एक बार सभी बच्चों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रियदर्शनी क्लासेज के ऊपर। तो आइए बच्चों, मैं उस दिन आपको बताया था नरेशन के अंतर्गत एक सेंटेंस देकर उदाहरण, ही says I am your friend। बच्चों, इस सेंटेंस के रूप के ऊपर ध्यान दीजिए कि यहाँ कमा है और डबल इन्वर्टेड कमा के अंतर्गत यह सेंटेंस लिखा हुआ है। मैंने बच्चों उस दिन बताया था आपको कि इसमें कौन क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो मैंने बताया था कि कमा के बाहर जो ये है, यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या इसको कहिए रिपोर्टर। रिपोर्टर और इसको कहिए कमा के बाहर है, आर भी शॉर्ट में कह सकते हैं, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और बच्चों, यह जो है उस दिन मैं मिस्टेक से इसे बता दिया था ऑब्जेक्ट, ये है आपका पर्सन। और यह हो गया बच्चों वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और यह पूरा सेंटेंस मिलाकर हो गया बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। एक बार फिर से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इसे फिर डायग्राम बनाकर आपको बता दिया। साथ ही साथ बच्चों, मैंने केस के बारे में आपको बताया था कि नारेशन को पढ़ने के लिए केस की जानकारी होना जरूरी है और पर्सन की जानकारी होना जरूरी है। तो मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको सारे केस बता दिया था। सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस भी इसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है और नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले आता है, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है और पोसेसिव केस
वर्ब के पहले पीछे आगे कहीं भी आ सकता है। पोसेसिव केस के अंतर्गत अधिकार जताया जाता है, और जब भी जहाँ भी आता है पोसेसिव केस अपने बगल में नाउन ले करके आता है। इसको उदाहरण के द्वारा मैंने बच्चों समझा दिया था अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने आपको उस दिन पर्सन भी बताया था। मैंने ये बताया पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहला व्यक्ति जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन है, और सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कही जाए वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे राम ने मोहन से कहा कि सोहन को बोल दो कि वह मेरी किताब दे दे, तो बोलने वाला राम है, सुनने वाला सोहन मोहन है, मोहन से कहा, और सोहन से कह दो कि मेरी किताब दे दे। यानी सोहन के बारे में बात कही गई, जिसके बारे में कुछ बात कही जाए वह थर्ड पर्सन होता है। तो बच्चों ये पर्सन हुआ। और ये भी मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई सिंगुलर नंबर में और वी प्लूरल नंबर में, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, दे, इट और नेम्स। इसके अंतर्गत मेल फीमेल दोनों के नेम आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। अब बच्चों बात यहाँ मैंने बता दिया, ही, सी, दे, इट, नेम्स, मेल, फीमेल, ये सब इसके अंतर्गत थर्ड पर्सन के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों आ गया। और ये ईट आ गया, दे आ गया, ही, सी, ये सब जो है सो थर्ड पर्सन। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बाद जो भी बचता है वो सब थर्ड पर्सन होता है। तो बच्चों इसको ये जानने के लिए आइए कुछ और सारी चीज़ें हैं जिसको जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, सेकंड पर्सन की फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, और थर्ड पर्सन की फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, इसको एक चार्ट के द्वारा हम समझते हैं। तो बच्चों आइए इस चार्ट के ऊपर एक बार आप ध्यान दीजिए। मुझे ये आपको बताना मैं चाहता हूँ कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन के फैमिली से बिलोंग करने वाले कौन कौन से हैं। तो आई के फैमिली से बिलोंग करता है मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ये अगर पूछा जाए कि माई सेल्फ किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फर्स्ट पर्सन के फैमिली से माई सेल्फ बिलोंग करता है। ये चीज़ें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मी, माई, माइन, माई सेल्फ यू के फैमिली से बिलोंग करता है, यू सेकंड पर्सन है, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, वी का अस, आवर, आवर सेल्फ, ही का हीज, हिम, हिमसेल्फ, हर का हर, हर्स, हर सेल्फ, दे का देम, देयर, देम सेल्फ, ईट का इट्स और इट सेल्फ। तो प्यारे बच्चों इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि नारेशन के अंतर्गत जब हम नारेशन चैप्टर में क्वेश्चन के अंतर्गत जब हम एंट्री करेंगे तो उस समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए हिमसेल्फ किस फैमिली से बिलोंग करता है, वैसी स्थिति में आप अगर नहीं बता पाते हैं
या नहीं समझ पाते हैं तो आपका नरेशन मेकिंग सेंटेंस गलत होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, इन्हें याद करके रखना है, साथ ही साथ केस को भी याद रखना है और इसके अलावा पर्सन को याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने उस दिन जैसा कि बताया था पिछले क्लास में आपको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब का स्थान कहाँ होता है बता चुका हूँ। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो अंडर इन्वर्टेड कमा के हमेशा अंदर रहता है उसका टेंस नहीं बदलता। अब आइए बच्चों की रिपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नारेशन में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लें। तो डायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत सेंटेंस हमेशा ही इन्वर्टेड कामाज के अंतर्गत होता है। के अंदर होता है। डायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत सेंटेंस हमेशा इन्वर्टेड कमाज के अंतर्गत होता है और डायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत जो बात कही जाती है वो वक्ता की बात कहने वाले अर्थात वक्ता की बात को हूबहू जैसा के तैसा, हूबहू ठीक उसी तरह रखते हैं। ये डायरेक्ट नारेशन की विशेषता हुई कि वक्ता की बात को हूबहू उसी के शब्दों में रखते हैं, उसमें कोई आशय निकालकर अपनी तरफ से नहीं करते हैं कुछ। जबकि इनडायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत हम इनडायरेक्ट नारेशन जब बनाते हैं तो इनडायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत वक्ता की बात को बात का आशय निकाल कर
अपने शब्दों में कहते हैं। और दूसरी विशेषता इनडायरेक्ट की है कि इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट के अंतर्गत इनडायरेक्ट में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों, ये रही कुछ मुख्य बातें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नारेशन के में अंतर करती हैं। कि डायरेक्ट नारेशन में हमेशा सेंटेंस कमा और इन्वर्टेड कमा के अंतर्गत होता है, और इनडायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत कमा, डायरेक्ट नारेशन में हमेशा सेंटेंस कमा और इन्वर्टेड कमा में रहता है, और डायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत वक्ता की बात को हूबहू उसी के शब्दों में रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट नारेशन में वक्ता की बात का आशय निकालकर अपने शब्दों में कहा जाता है, और इनडायरेक्ट नारेशन में कमा और इन्वर्टेड कमा का प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों में अंतर हुआ। आइए बच्चों, इसके बाद और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट जब हम चेंजिंग करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इसमें कुछ जनरल रूल्स होते हैं और कुछ स्पेशल रूल होते हैं। जनरल रूल्स के जो होते हैं वो लगभग सभी वाक्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, और स्पेशल रूल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों पर भिन्न भिन्न रूप में लागू होते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला इसमें आता है बच्चों, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सन बट्टा 123, इसको लोग 123 बट्टा सन भी लिखते हैं, लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन याद करने की दृष्टिकोण से बच्चों सन बटा 123 थोड़ा इजी है, और 123 बटा सन कहने में थोड़ा सा उल्टा लगता है। तो इसलिए आप इस फार्मूले को, इसमें भी सीक्वेंस वही है, एस के सामने 1 है, ओ के सामने 2 है, एन के सामने 3 है, इसमें भी सीक्वेंस है। इसलिए आप इस फार्मूले से चलिए, सन बटा 123, इस फार्मूले को आपको इसमें फॉलो करना है। तो बच्चों, सन बटा 123 फार्मूले का क्या अर्थ होता है इसको हम जानेंगे। एस का मतलब सब्जेक्ट, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, O means ऑब्जेक्ट, 2 का मतलब सेकंड पर्सन,
एन का मतलब हुआ एन का मतलब नो चेंज, नो चेंज। और 3 का मतलब हुआ थर्ड पर्सन। सन बटा 123 फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि सब्जेक्ट चेंज होगा इसमें। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता वह है जो किसी काम को करता है। सेंटेंस में कर्ता वह है, एज इज इट्स नेम सो इज इट्स वर्क, नो डिफरेंस बिटवीन नेम एंड वर्क। तो सन, एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, कर्ता, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार चेंज होगा। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अनुसार कर्ता चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये चेंज ऑफ पर्सन हुआ। फर्स्ट रूल जो है इसमें चेंज ऑफ पर्सन, यानी 3 चीज़ों पर बच्चों ये फार्मूले को आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या क्या 3 बातें ध्यान देने की ज़रूरत है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स एंड तीसरा होता है, तो बच्चों चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। ये 3 चीज़ों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इन 3 चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बताया आपको शुरू में ही, केस, पर्सन, और केस पर्सन का ध्यान रखना पड़ता ही है। साथ ही साथ ये जो है आपको टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अन्य पार्ट्स जो उसमें होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों इन तमाम रूल का पालन करना पड़ता है आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो बच्चों आइए, चेंज ऑफ, आपको तो पर्सन का चेंज ऑफ पर्सन मैंने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का नो चेंज। थर्ड पर्सन का होगा तब थर्ड पर्सन ही हो जाएगा। अब आती है मुख्य रूप से ये बात चेंज ऑफ टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस will be changed into past continuous. Present perfect will be changed into past perfect.
परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, एंड present perfect tense will be changed into past perfect tense, and present perfect continuous change will be changed into past perfect continuous, और past simple tense will be changed into past perfect tense, और past continuous will be changed into past perfect continuous। इसके बाद बच्चों पास्ट परफेक्ट will no change, no change, और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इसमें कोई चेंज नहीं होता है इन दोनों टेंस में, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज। तो ये हुआ चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन। इन तमाम बातों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा, फिर आप नारेशन में एंट्री करेंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लें और इसको याद कर लें, तभी आपको आगे नारेशन जब बनाएंगे तो नारेशन बनाते समय क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगी। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ और भी चेंजेज होते हैं, वो कौन कौन होते हैं उन्हें भी जान लें। जैसे शैल शुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, में
माइट में चेंज हो जाएगा, हैव, हैज, हैड में चेंज हो जाएगा, और हैड प्लस 2, हैड प्लस 2 इक्वल टू हैड, हैड प्लस 2 प्लस बीन, was, where, had been, should, would, might, no change. Is, am, are, was, were। तो बच्चों ये कुछ और है जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय कुछ ऐसी ये चीज़ें हैं जिनका चेंज होता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर में चेंज हो जाएगा। शुड, कुड, वुड और माइट नो चेंज, जनरली नो चेंज, इनमें चेंज नहीं होता है। वाज, वेयर चेंज इनटू हैड बीन, वाज वेयर का हैड बीन के रूप में चेंज होता है, और सेल का सूड के रूप में, विल का वुड के रूप में, कैन का कुड, मे का माइट, हैव, हैज का हैड हो जाएगा, और हैड प्लस 2 प्लस V1 इक्वल टू हैड, हैड प्लस 2 प्लस V1 के रूप में चेंज होता है। इन तमाम सारी चीज़ों का भी बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन बनाते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें रही जिसको मैंने बताया कि इन सारी बातों का ध्यान रख करके हम जो हैं चेंजिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन में कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी सेंटेंस को बदल सकते हैं। ये वर्ब का जो रूप है इन सब का चेंज होगा। केस है, केस को ध्यान में रखना है, पर्सन को ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क यही है, इन सारी चीज़ों को आप याद कर लें, केस को, पर्सन को और एक क्रिया के सारे रूप को जिसकी ज़रूरत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय पड़ेगी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन में टाइप 1 में हम एंट्री करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन का टाइप 1 में जब एंट्री करेंगे तो उसका भी कुछ रूल होगा जिसको बताएंगे, और टाइप 1 को आप अच्छी तरह समझ लेंगे, उसके बाद से और आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। 5-6 टाइप के अंतर्गत नारेशन ख़त्म हो जाएगा, और नारेशन बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है अगर इसके रूल रेगुलेशन नियमों को एक्चुअली फॉलो किया जाए। तो बच्चों तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। और क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक
छात्रों के बीच में इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे छात्रों का कल्याण हो सके। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।